हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी सैलॉन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा राइडर्स टू द सी, जो कि जे.एम. सिंच के द्वारा लिखा हुआ है एक प्ले है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स इस ड्रामा के बारे में जान लेते हैं। तो इसके ऑथर का नाम है जे.एम. सिंच। इसको 1902 में लिखा गया था। और कहाँ लिखा गया था? तो ये एक आइलैंड है, एरन आइलैंड। तो उस एरन आइलैंड के अंदर इसको लिखा गया था। और जो सिंज हैं वो इसको लिखते समय डबलिन, पेरिस और एरन आइलैंड्स की यात्रा कर रहे थे। इसको फर्स्ट पब्लिश किया गया मोल्सवर्थ हॉल, डबलिन में फरवरी 25, 1904 में। आयरिश लिटरेरी रेनेसा जो था उस ड्यूरेशन में इसको लिखा गया था। और इसके जेनर की अगर बात की जाए तो ये ड्रामा है और ट्रेजेडी फॉर्म में है। सेटिंग जो अभी मैंने बताई एरन आइलैंड है, और एरन आइलैंड का भी वेस्टर्न कोस्ट है। क्लाइमेक्स जो है वो इसका इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बार्टले नाम का एक पर्सन है जिसकी डेथ हो जाती है, तो उसको वापस समंदर से लेकर आया जाता है। तो वहाँ पर इसकी प्ले की एंड हो जाता है। और एंटागोनिस्ट जो है इसका वो सी है, यानी कि जो टाइटल में हम पढ़ रहे हैं राइडर्स टू द सी, तो सी जो है वो एंटागोनिस्ट या अपोजिट पार्टी में हमें देखने को मिलेगा। ये वन एक्ट प्ले है और इसको लेट 90 और अर्ली 20th सेंचुरी में लिखा गया था। जो सब्जेक्ट या थीम्स अगर हम बात करें इसकी, तो सफरिंग, सुपरस्टिशंस, क्रिश्चियनिटी, पैगनिज्म एक्सेट्रा हमें सारी थीम्स इसमें देखने को मिल जाएंगी। जैसे जैसे हम प्ले पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें ये थीम्स भी क्लियर होती जाएंगी। तो हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले मौर्य नाम की लेडी हैं जो कि ओल्ड लेडी हैं और पीजेंट लेडी हैं, और उनके 6 सन्स होते हैं, और जिनमें से 4 जो सन्स हैं वो डेड हो जाते हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है। और एज वेल एज उनके फादर, यानी कि उसके हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है, और उस हस्बैंड के फादर यानी कि मौर्य के फादर इन लॉ की भी डेथ हो जाती है। किस वजह से? समंदर में डूबने की वजह से। बार्टले नाम का जो पर्सन जिसकी डेथ के साथ में क्लाइमेक्स आता है, तो बार्टले नाम का पर्सन उसका बेटा है मौर्य का। कैथलीन जो है वो उसकी डॉटर है, और नोरा भी जो है उसकी डॉटर है, वो यंगर डॉटर है नोरा। एक है यंग प्रिस्ट, उसका भी हमें डिस्क्रिप्शन इसमें देखने को मिलेगा। कुछ आदमी और औरतों का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन उनके कोई डायलॉग्स नहीं हैं। कुछ और कैरेक्टर्स हैं जैसे स्टीफन है, शॉन है, ये भी इनके बेटे ही हैं मौर्य के, जो कि पहले ही मर चुके हैं। और हैं शेमस, उसके फादर, और उसके भी फादर यानी कि उसके ग्रैंडफादर शेम्स के। तो ये 3 पीढ़ियों के लोग ये भी डेड हो चुके हैं। फिर है माइकल जो है वो अभी उसकी रिसेंटली 9 दिन पहले डेथ हो चुकी है, यानी कि अभी तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। और एक पैच नाम का भी पर्सन है जो भी इसमें डूब चुका है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। जो मौर्य है उसके 8 बच्चे थे। 8 बच्चों में से 6 जो हैं वो बेटे थे, और 2 जो हैं वो बेटियां हैं। और 6 बच्चों में से 4 बेटे जो हैं वो ऑलरेडी डूब चुके हैं और उनकी डेथ हो चुकी है। 5वां जो माइकल है वो अभी रिसेंटली समंदर में गया था, और उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है, ना वो खुद वापस आया है। और बार्टले नाम का जो पर्सन है या उसका बेटा है वो आगे जाने की समंदर में कोशिश करता है। तो यहाँ पर इसी के अराउंड, सी में जाने के अराउंड ये पूरी स्टोरी लिखी गई है। आगे हम कुछ जनरल डिटेल्स देख लेते हैं प्ले के बारे में कि कैसे ये बैकग्राउंड आया, कैसे स्टोरी सिंच के माइंड में आई। तो जो W.B. येट्स थे वो सिंच के अच्छे फ्रेंड थे, और उन्होंने सिंच को एडवाइस किया कि अगर उनको मीडियोक्रिटी से पास करना है, यानी कि ऊपर उठना है, इस चीज़ से कुछ अच्छा लिखना है, तो उनको पेरिस से बाहर जाना पड़ेगा। और सिंच के अंदर जो राइटर था उसने उसको इंस्पायर किया कि वो वहाँ से बाहर निकले और कुछ अलग जगह पे जाए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एरन आइलैंड्स पे जाएंगे। तो वहाँ पर वो कई साल रहे, और जो सी मैन और उनकी फैमिलीज़ थी
तो उनके साथ में उन्होंने कई सारा टाइम बिताया और यहीं से उनको फिर ये स्टोरी माइंड में आई। इस जो एरन आइलैंड है इसका एक और जगह है इंशिमान। तो इस इंशिमान नाम की जगह पर इन्होंने कॉटेज बनाया और वहाँ पे अपना कुछ टाइम स्पेंड किया। तो इस इंशिमान आइलैंड पर एक पर्सन था जो समंदर में गया था और फिर बाद में वो घूमता घूमता उसकी बॉडी जो है वो डोंगेल नाम की जगह पर मिली। और जो डोंगेल नाम की जगह पर मिली तो उसकी जो बॉडी थी, उसके जो कपड़े थे, उससे उसकी पहचान हुई कि शायद ये इंशिमान नाम के आइलैंड का रहने वाला है। तो बाद में उसको वापस इंशिमान लेकर आया गया और जो सारे रिचुअल्स थे, लास्ट रिचुअल्स, वो परफॉर्म किए गए। तो यहीं से पूरी स्टोरी जो है वो रिलेट की जाती है कि ये सिंज ने शायद ये आइडिया वहीं से लिया होगा। अब हम स्टोरी की तरफ मूव करते हैं। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि कैथलीन नाम की एक लड़की है जो किचन में खाना बना रही है। उसकी मदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड है, जिसका नाम है मौरिया। और वो सैड इसलिए है कि 9 दिन हो गए हैं, उसका बेटा माइकल जो है वो समंदर में गया था लेकिन वो अभी वापस नहीं लौटा है। और इस दुख की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और स्ट्रेस्ड है और उसको इस थकान की वजह से नींद आ जाती है। और मदर के बीमार होने पर कैथलीन जो है वो घर का काम करती है और इस घर के काम में उसकी हेल्प करती है नोरा, जो उसकी यंगर सिस्टर है कैथलीन की। इस मौर्य के टोटल 8 बच्चे हैं, जिसमें से 2 लड़कियां और 6 लड़के हैं। अब इन 6 लड़कों में से 5 लड़के जो हैं वो समंदर में गए थे और उनकी डेथ हो जाती है डूबने से। लास्ट जो बेटा गया था वो माइकल है, जिसकी वजह से वो अब दुखी है। उसका हस्बैंड भी गया था और उसके फादर इन लॉ भी समंदर में गए थे और उन दोनों की भी ड्राउनिंग की वजह से डेथ हो जाती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा इस वजह से परेशान रहती है कि उसका लास्ट बेटा जो बचा है बार्टले, तो वो भी समंदर में जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये बैकग्राउंड है स्टोरी का। अब जो सीन आता है वो ये है कि कैथलीन हाउस होल्ड वर्क कर रही है और मौर्या जो है वो नींद में है। इतने में नोरा आती है जो छोटी बेटी है उसकी, और उसके हाथ में एक बंडल है। तो वो नोरा आकर कैथलीन को बताती है कि जो यंग प्रिस्ट है उसने उसको ये बंडल दिया है और इसलिए दिया है ताकि वो उसमें रखे कपड़ों और सामान को आइडेंटिफाई कर सके कि वो माइकल के ही हैं, यानी कि जो लास्ट बेटा मौर्या का गया था उसी के हैं या नहीं है ये आइडेंटिफाई वो कर सके। कैथलीन जो है वो नोरा को सजेस्ट करती है कि अभी वो उस बंडल को ना खोले, क्योंकि मौर्या जो है उनकी मदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है पहले से ही माइकल के ना मिलने से। अगर ये कंफर्म हो जाएगा तो वो और ज़्यादा ग्रीफ स्ट्राइकन हो जाएंगी और उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस वजह से वो मना करती है कि जब उनकी मदर नहीं रहेंगी तब वो कपड़ों को, उस बंडल को खोलेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। इतने में मौर्या के जागने की आवाज़ आ जाती है और दोनों लड़कियां उस बंडल को कहीं छुपा देती हैं। इतने में मौर्या आती है और वो देखती है कि जो वाइट बोर्ड्स मंगाए थे वो आ चुके हैं। और वाइट बोर्ड्स किस लिए मंगाए थे कि उनको वो अश्योर थी कि माइकल जो है उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसके कॉफिन बॉक्स बनाने के लिए उन्होंने वाइट बोर्ड मंगाए हैं। और वो किचन में एंटर होती हैं और नोरा और कैथलीन को देखती है और वहाँ पर डिस्कस करती हैं तीनों लेडीज़ कि बार्टले जो है वो भी समंदर में जाने की तैयारी कर रहा है ताकि वो किसी दूसरे आइलैंड पे जाकर, जहाँ पर कोई फेयर चल रहा है, एनिमल फेयर, तो वहाँ पर जाकर वो एक हॉर्स है उनके पास में, उसको बेच सके और कुछ पैसे कमा सके जिससे उनके घर का खर्च चल जाए। हालांकि नोरा और कैथलीन जो है वो इस चीज़ से एग्री करती है कि बार्टले को जाना चाहिए, लेकिन मौर्या जो है उसकी मदर, वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए फेयरफुल हैं कि कहीं उसका लास्ट बेटा और लास्ट लिविंग मैन फैमिली का वो भी कहीं डूब न जाए, कहीं मर न जाए। तो इस वजह से वो इस चीज़ से बिल्कुल डिसएग्री करती है। और मौर्या जो है वो माइकल के डेथ के लिए अभी भी जो है वो दुखी है, तो उसका दुख जो है वो डबल हो जाता है जब वो ये सुनती है कि बार्टले भी जाने की तैयारी कर रहा है।
जो प्रिस्ट है उसने मना कर दिया है कि बार्टले को नहीं जाना चाहिए, लेकिन बार्टले जो है वो कंसिस्टेंटली इस बात को इंसिस्ट करता है कि उसको जाना चाहिए। और वो जो दिन है उसी दिन के अंदर वो उस सी को क्रॉस कर लेगा। और वो जाने क्यों नहीं देना चाह रही, इसका रीज़न ये है कि समंदर में काफ़ी ऊंची ऊंची टाइड्स आ रही थी उस टाइम में और तूफान आने का डर था। तो इस वजह से मौर्य उसको जाने के लिए मना करती हैं। अब वो तीनों लेडीज़ जब कॉन्वर्सेशन कर रही होती हैं तो इतने में बार्टले खुद वहाँ पर आ जाता है। वो किसी रस्सी को ढूंढ रहा है जो कैथलीन ने संभाल के रखी है। मौर्य उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बार्टले जो है वो उसको इंसिस्ट करता है कि उसको जाना ही पड़ेगा। और वो उसको बताता है कि वो डे टाइम में ही इसको क्रॉस कर लेगा सी को, ताकि उसकी जो ड्राउनिंग है, जो डर है उसका कि उसकी डूबने से मौत हो जाएगी, तो वो डर भी उसका दूर हो जाएगा। मौर्य जो है वो उसको वापस से रोकने की कोशिश करती है, ये दिखाकर कि उसने वाइट बोर्ड्स खरीद लिए हैं और माइकल का कॉफिन बनाने की तैयारी हो रही है। लेकिन बार्टले उस पर कोई ध्यान नहीं देता, अपने कपड़े चेंज करता है, अपनी दोनों बहनों को कहता है कि वो उसके जो शीप हैं उनका ध्यान रखे और वहाँ से चला जाता है बिना अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लिए। मौर्य जो है वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं और अपने बेटे को बिना ब्लेसिंग्स दिए ही वहाँ से भेज देती हैं। अब यहाँ पर ये जो बार बार ब्लेसिंग्स का जिक्र आ रहा है तो वो इस वजह से आ रहा है कि आयरलैंड में एक ट्रेडिशन है कि बेटा जब कहीं बाहर जाता है तो माँ से उसको ब्लेसिंग्स लेना कंपलसरी होता है और बैड ओमेन माना जाता है अगर मदर ऐसा नहीं करती। तो मौर्य जो है वो इस ट्रेडिशन को ब्रेक कर देती हैं। अब इतने में दोनों गर्ल्स जो हैं नोरा और कैथलीन वो अपनी मदर को कहती हैं कि बार्टले जो है वो अपना लंच भूल गया है जो कैथलीन उसके लिए बना रही थी। तो वो अपनी मदर को कन्विंस करती है कि वो उसको वो लंच भी देकर आ जाए और साथ ही साथ अपनी ब्लेसिंग्स भी देकर आ जाए। मौर्य जाती है और वो पैकेट लेकर, और पीछे से दोनों लड़कियां जो है वो उस बंडल को खोलती हैं जो यंग प्रिस्ट ने उनको दिया था। नोरा जो है वो रियलाइज़ करती है कि उन कपड़ों पे जो स्टिचिंग हुई है तो वो स्टिचिंग उसकी खुद की ही करी हुई है। और वो दोनों अश्योर हो जाती हैं कि माइकल जो है वो मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है और उसको बरी कर दिया गया है, दफना दिया गया है। और एक ही थॉट है जो उनको कंफर्ट कर सकता है, उनको सांत्वना दे सकता है कि उनका जो बरियल है माइकल का वो क्रिश्चियन रिलीजन के अकॉर्डिंग हुआ है और कोई भी जो बरियल की रिचुअल है वो रिमेनिंग उसके लिए नहीं है। इसी पॉइंट पर मौर्य जो हैं वो वापस आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हैं। तो वो इस वजह से डरी हुई है, वो नोरा और कैथलीन से बताती हैं कि उसने माइकल को देखा कि जब बार्टले अपने हॉर्स और एक छोटे घोड़े के साथ में गया तो पीछे वाले घोड़े पर उसने माइकल को बैठे हुए देखा और माइकल बहुत अच्छे सुंदर कपड़ों में बैठा हुआ था उस पर। लेकिन जो दोनों गर्ल्स हैं वो मौर्य को माइकल के वो कपड़े दिखाती है जो उन्होंने अभी रिसेंटली आइडेंटिफाई किए थे और उसको बताया कि जो माइकल है वो मर चुका है और अब जो है उसकी मदर को कोई विजन आया होगा, कोई सपना आया होगा। लेकिन मौर्य जो है वो और ज़्यादा डर जाती हैं ये सुनकर कि माइकल जो है वो बरी हो चुका है और डेथ भी हो चुकी है उसकी। तो अब वो ये कहती है कि जो वाइट बोर्ड्स उसने माइकल के कॉफ़िन के लिए मंगाए थे अब वो बार्टले के कॉफ़िन में काम आएंगे। तो ये बात सुनकर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीखना चिल्लाना वहाँ पर शुरू हो जाता है। मौर्य जो है वो अपना दुख प्रकट करना शुरू कर देती है। इतने में ही जो उस आइलैंड के रहने वाले थे वो बार्टले की बॉडी को लेकर आते हैं उसके कॉटेज में और मौर्य को बताते हैं कि पीछे जो छोटा पॉनी था उसने बार्टले को किक किया और किक करने की वजह से बार्टले जो है वो समंदर में गिर गया और उसकी ड्राउनिंग की वजह से डेथ हो गई। मौर्य जो है अपने घुटनों पर बैठ जाती है और बार्टले की बॉडी को देखती है और उस पर होली वाटर स्प्रिंकल करती है और फाइनली वो अपने आप को फेट के यानी भाग्य के हाथों में सौंप देती है। और वो ये भी क्लेम करती है लास्ट में कि अब वो आराम से सो सकेगी
क्योंकि अब उसको और ज़्यादा किसी चीज़ के लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी फैमिली में जितने भी आदमी थे वो सबके सब मारे जा चुके हैं, मर चुके हैं। तो अब उसको वरी करने की या रात में जागने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जो वाइट बोर्ड्स उसने माइकल के कॉफिन के लिए मंगाए थे, तो अब वो बार्टले के बरियल के लिए यूज़ किए जाएंगे। मौर्या लास्ट में प्रे करती है कि उसके हस्बैंड, उसके बच्चे और उसके जो फादर इन लॉ है उसकी आत्मा को शांति मिले। और फिर लास्ट में कर्टन्स जो हैं वो गिर जाते हैं। जो प्ले है वो मौर्या के फैटलिस्टिक सबमिशन के साथ में ख़त्म होता है कि वो अपने आप को भाग्य के हाथों में सौंप देती है। इसके साथ में ये प्ले ख़त्म हो जाता है। अब उसको कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और वो लास्ट जो लाइन्स है कंक्लूडिंग, वो ये कहती है कि दे आर ऑल गॉन नाउ एंड देयर इजंट एनीथिंग मोर द सी कैन डू टू मी, नो मैन एट ऑल कैन बी लिविंग फॉर एवर एंड वी मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो लास्ट में कंक्लूडिंग लाइंस का मतलब ये है कि समंदर जो है उसने मेरे सब बच्चों को खा लिया है और अब उसके पास में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो मुझसे छीन सके। और इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा, यानी कि अमर रहेगा। तो हमें सबको क्या रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए हमारी लाइफ में। अब इसके बाद में कुछ एडिशनल चीज़ें देख लेते हैं। प्ले तो यहाँ पर एंड हो जाता है। रियल सिनेरियो में अगर इस प्ले की बात की जाए तो हम भी लाइफ में, रियल लाइफ में भी ऐसी चीज़ें पेन फील करते हैं, जैसे कि पेन है, लॉस है, सफरिंग है, डेथ है। लेकिन अगर वाइड पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये सब चीज़ें हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, चांस होता है कि हम इन सब चीज़ों से कैसे निकल पाएँ और कैसे अपने हीरो बन पाएँ। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रीफ स्ट्राइकन हो जाते हैं और दुख में डूबे रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं और अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। और कुछ मायनों में अगर देखा जाए तो ये प्ले रियलिस्टिक है, ड्रामेटिक स्टोरी के बजाय, क्योंकि जो ग्रीफ है ह्यूमन बीइंग की लाइफ में वो कभी रिप्लेस नहीं होता। अगर हमने किसी को, अपने को खोया होता है तो वो ग्रीफ जो है वो हमारे मन में, हमारे दिल में हमेशा बना रहता है। तो ये सब चीज़ें कहते हुए जो सिंच हैं वो ये भी बताते हैं कि गॉड को हमें सेंटर मानना चाहिए और हमें ये भी मानना चाहिए कि हमारी लाइफ जो है वो गॉड के अराउंड रिवॉल्व करती है। और इसके साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें ट्रुथ को एक्सेप्ट करें और रियलिटीज़ को ओपन हार्ट के साथ में एक्सेप्ट करें। और थीम्स अगर देखें तो थीम्स में हम देख सकते हैं कि ट्रेजिडी जो है वो फेथ के साथ में आती है। कि ट्रेजिडी है जैसे लॉस है, पेन है, सफरिंग्स है, डेथ है, प्रॉब्लम्स है, टेस्ट है, डिलेमास है, ये सब चीज़ें लाइफ में एक जैसी हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ में हमें फेथ भी रखना चाहिए कि गॉड हमेशा कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे हमारे साथ में। तो ये प्ले जो है ये समअप हो जाता है कि कंस्टेंट स्ट्रगल जो है वो ह्यूमन लाइफ में, और स्पेशली जो आइलैंड जैसी जगहों पर रहते हैं, जो समंदर के पास रहते हैं, या जो मछुआरे हैं एक्सेट्रा लोग हैं, इनकी लाइफ में स्ट्रगल जो है वो हमेशा कंसिस्टेंटली बना रहता है। साथ ही साथ हर एक पर्सन जो है अपनी लाइफ में अलग अलग तरह के स्ट्रगल और डिलेमास को फेस करता है। और साथ ही में ये भी नोट है कि जो फेथ है गॉड के लिए वो सबसे अबव है, इन सब चीज़ों से अबव है। और ये जो कंक्लूडिंग लाइन अभी हमने पढ़ी थी कि कोई भी ह्यूमन बीइंग इमॉर्टल नहीं है, उसको मरना ही होता है और हमें सेटिस्फाइड होना ही पड़ेगा। तो लाइफ जो है वो किसी की भी नहीं है, तो हमने इसको गॉड से बोरो किया है और हमें सबको मरना ही है। लेकिन हमें कंटेंट होना पड़ेगा, हमें सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। जिस चीज़ को हम आज में जी रहे हैं उससे हमें सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। कि हम प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि नेक्स्ट मोमेंट में हमारे साथ में क्या हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों के साथ में फेथ और लव के साथ में ये प्ले जो है वो एंड होता है ऑप्टिमिस्टिक नोट के साथ में। हालांकि ये ट्रेजिडी है लेकिन इसमें कई सारे नोट्स जो हैं वो ऑप्टिमिस्टिक भी हैं। कि जो मौर्या है वो ये बताती है कि हमें ह्यूमन बीइंग होते हुए
कंटेंट होना पड़ेगा कि गॉड जो है वो कुछ ना कुछ हमारे साथ में अच्छा करेंगे। तो इसी के साथ में आज का वीडियो भी एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।